किताब का क्या है, उदाहरण नंबर 5 है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं क्या, क्यों इस ऐसे प्रश्न को हम लोग समझकर ही जो है कि लिखेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, मतलब इस पर आपको थिंकिंग करना है, सोचना है, विचारना है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, इस 4 के घाते जो n है वो क्या, एक प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हुआ कि हम n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके लिखा जा सकता है ना। देखो जैसे ही बोला, सुनो यही ना विचार कर रहे थे हम लोग। जैसे ही वो कहा कि 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोगों ने विचार करके ये समझा कि n की जगह पर तब क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जांच कीजिए कि, आपको जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक, मतलब ये जो अंक बन रहा है 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। यही है ना, शून्य पर समाप्त हो। इसके कहने का अर्थ ये है कि n का ऐसा मान ढूंढिए, जैसे n की जगह पर कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5। जैसे हमारे पास अंक का दिया हुआ है 4n, यही दिया है ना। अब n की जगह पर क्या रख सकते हैं, इसमें से कुछ भी रखिए, ऐसा n का मान रखिए कि पूरा अंक किस पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। मतलब उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो हम n का मान रख करके क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या किसी में शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बात समझो, हम इसमें केस बनाकर समझ रहे हैं। मान लीजिए पहला 4n ले लिए, ठीक है ना। 4n लेने के बाद हम n की जगह पर क्या रखेंगे, पहले हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 4 एक कम कितना आएगा, 4। अब आते हैं दूसरे वाले पर, 4n की जगह पर क्या रखें, 2, कितना होगा 16। सही है ना, स्क्वायर याद है। अब स्क्वायर की बारी आ रही है, 3। इसके ऊपर हम लोग जो 4n लिखा हुआ है इस पर क्या रखते हैं हम लोग, 4 की पावर 3, कितना आएगा 64। समझ में आ रहा है। चौथा 4 के घाते कितना, n पर n की जगह क्या रखें, 4 रखें, 4 रखेंगे। अब बताओ कितना होगा, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। सही है ना, 4 बार लिखना है। तो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, आज 64 चौक को 4 चौक को 16, अच्छा चौक 24 1 25, कितना आएगा 256। अब देखो पांचवा केस, 4 की पावर जो n है हम n की जगह क्या रख लें, 5। 256 हो रहा है ना। अब 5 बार करना है तो कितने बार करेंगे फिर, अभी एक बार और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक को 24 कैरी कितना हो गया 2, 5 चौक को 20 2, और 4 दूना 4 2, 1000 कितना हो गया। अब देखो यहाँ से ऐसे करते करते आप जाएंगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तब तो करते ही रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, रख करके चेक करना। इसके लिए एक दूसरा भी उपाय हो सकता है, थोड़ा गौर से समझिएगा। जरा बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी, उसमें क्या खास बात होगी जिसमें जो है कि उसका पीछे अगर 0, उसके अंक के अगर लास्ट में अगर 0 आता है, अंक के अगर लास्ट में 0 आता है तो उसमें विशेषता क्या होगी। नहीं, थोड़ा 2 से कट जाएगा, कंफर्म कटेगा, 2 से कटेगा ना पहली बात। और कुछ सोचिए, और कुछ सोचिए। जैसे हम लोग कोई एक रैंडम तरीके से कोई संख्या लिखते हैं अपने मन से, जिसके लास्ट में क्या हो 0, बोलो क्या ले लिया जाए, 100। अरे सस्ता हुआ, क्या ले रहे हो, कोई और बढ़िया बोलो जिसके लास्ट में 0। एग्जाम्पल के तौर पर चलो एक काम कर लेते हैं, 1020, 420 ले लें, चलेगा ना। 420 है, इसके लास्ट में कितना है
जीरो है ना, 420 ले लिया गया, इसके लास्ट में जीरो। इसमें क्या विशेषता है जरा समझना। अच्छा, हम 420 को क्या हम 42 गुणे 10 लिख सकते हैं ना? बोलो सही है। क्या हम लोग 42 गुणे 10 को क्या 2 गुणे 5 लिख सकते हैं क्या? बस यही फ्लिप है। जब 2 और 5 अगर इसके गुणनखंड में अगर दिखाई दे रहा है तो कन्फर्म, अगर 2 और 5 जैसे ही कहीं दिखाई दे दिया तो समझिए कि दोनों गुणा करके क्या बना लेगा? 10। और जब किसी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे बदल जाता है? लास्ट में जीरो कन्फर्म में किया जाएगा। सही है ना? कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आता है तो उसके गुणनखंड में गुणनखंड करने पर 2 और 5 जरूर रहेंगे। समझ रहे हो तुम लोग ना? अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अगर हम उसका गुणनखंड करते हैं, अगर गुणनखंड करेंगे हम लोग तो उसके फैक्टर में 2 और 5 उपलब्ध जरूर होगा। कोई भी संख्या देख लो, मान लीजिए पहली संख्या थी ना, दूसरी संख्या ले लो, बोलो क्या जिसके लास्ट में जीरो? बोलो 640। 640 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 गुणे 10 लिख सकते हैं। और यहाँ से 64 को ऐसे रख दीजिए और 10 को लिखेंगे 2 गुणे, और दोनों गुणा करके 10 नहीं बन रहा है। और किसी संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा। बात पकड़ रहे हो? अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर शून्य आता है तो इस बात का प्रमाण है या समझ सकते हैं आप लोग कि उसके अभाज्य गुणनखंड में उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 जरूर होंगे। कोई दिक्कत? आज जैसे ही 2 और 5 अगर होंगे तो दोनों का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जरूर बनाएगा। और जब 10 बनाएगा तो कन्फर्म है कि जब 10 को गुणा करेंगे तो लास्ट में शून्य जरूर आएगा। तो इसमें इसी चीज को ध्यान देना है। आप लोग ऐसे चेक करते रह जाएंगे, बस हम किसका गुणनखंड कर दें। घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, घात प्रभावित नहीं करेगी, वो तो उसकी संख्या मल्टीपल में बढ़ाएगी। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग कहोगे सर जी अगर इस पर स्क्वायर है तो प्रभावित करेगी? बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगी। हम 640 को कितनी बार बस लिखना है? 2 बार लिखना है, लेकिन फिर भी 10 है कि नहीं है? है ना? तो घात प्रभावित नहीं करेगी। क्या अब इस सवाल की भाषा को आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे? अब इसमें यही कह रहा था कि आप एक इस संख्या पर विचार कीजिए, और जहां यन एक प्राकृतिक संख्या है, यन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, और यन का ऐसा मान है, यन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक पर शून्य समाप्त, मतलब ये समाप्त हो जाए। 4n अंक जो है वो किस पर समाप्त होना चाहिए? शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दी गई जो संख्या हमारी 4 है, इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए समझ में आ रहा है ना? लगाने का तरीका ये भी हो जाएगा, लेकिन ये लंबा और ज़्यादा दूर तक जाएगा तो इस तरीका को नहीं अपनाएंगे। ठीक है ना? इसको हम नहीं अपनाएंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे? हम ऐसे एक बात लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना? अगर कोई अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 और 5 उपलब्ध होगा। बोलो सही है? उपलब्ध होगा। क्या ये जो बात मैं लिखा हूं अपने मन से, क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ, ये बात समझ में आ रही है ना? अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अभाज्य उसका फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर दिखाई देगा। अब मैं अभी बताया 2-3 और भी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो और भी एग्जाम्पल ले लो।
हो गया ना। अब सुनो, अब हम सवाल पर आते हैं, इसको मिटाएं। अब इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो जो हल जब इसको किया जाएगा तो 4 की पावर n है ना, n की जगह कुछ भी हो, हम एक काम करते हैं, 4 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर कितना आ जाएगा। अब इस पर सोचिए तो, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 है नहीं है। जब 5 नहीं तो क्या 10 बनेगा, नहीं। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, जिसे आप लोग ऐसे करते जा रहे थे ना, ऐसे करके ऐसे। तुम लोग बताना, क्या 4 की पावर अगर n है, क्या ऐसा कोई मान होता जो ये लास्ट में 0 आ जाए। सोचना गौर से, अगर 4 की पावर n है और n की जगह पर हम 1 2 3 4 5 ऐसे तुम जिंदगी भर रखते चले जाएं, क्या 4 की पावर कुछ भी संख्या रखने से, क्या 4 जब पूरा उसका अंक देखेंगे, इसका मान जब हल करेंगे तो क्या 0 पर समाप्त होगी का। सोचो, नहीं समाप्त होगी। क्यों नहीं समाप्त होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो हम चेक करते रह जाएंगे, आएगा भी नहीं, मूर्खता भी होगी। तो इसीलिए हम इस तरीके से बताएं, ठीक है ना, कि अगर किसी संख्या में अगर 2 और 5 है तो उसमें कन्फर्म है कि 0 होगा, 0 पर समाप्त होगी, तो वहीं से आपको पकड़ना था। तो इसके लिए 4 की पावर n के लिए ऐसा n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो इसको 0 पर समाप्त करे। सही है ना, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे इस हिसाब से कि 4 की पावर n में n का कोई भी ऐसे लिख लीजिए, कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इस अंक को 0 पर समाप्त करे, 0 पर समाप्त करे, क्योंकि 4 के गुणनखंड में 4 के अभाज्य लिख सकते हैं, 4 के अभाज्य गुणनखंड में में 5 नहीं है, 5 नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से बस समझने वाला ये सवाल था, बहुत ही आसान था। बस ये उदाहरण नंबर 5 है और प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसा ही प्रश्न है। कोई दिक्कत, एकदम सेम ऐसा ही प्रश्न है। तो आप लोग जरा बताइएगा, इस सवाल को भी अगर हम लोग हल करते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह से जैसे पहला हल किए थे। अंक क्या हमारा दिया हुआ है, 6 की पावर n। तो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 2 गुणे 3 है ना। और जरा देखिए, इसमें 2 तो है लेकिन 3 है, 2 भी है 3 भी है, क्या चाहिए हमें, तो अभी 10 बनेगा, 2 बचे। तो अब थ्योरी यहाँ पर लिख लेंगे ना। थ्योरी क्या लिखेंगे जरा बोलिए तो, अपने मन से थ्योरी बोलिए। यहाँ पर थ्योरी क्या लिखे हैं, 6n में n का कोई ऐसा मान नहीं है जो इस अंक को शून्य पर समाप्त करे। क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है।
चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न बोलना है, लिखें, कुछ नया होगा। अब करा कि संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एक काम कर लीजिए। अच्छा, इसमें अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझते हैं आप लोग ना? अभाज्य गुणनखंड का मतलब किसी भी संख्या का ऐसा गुणनखंड करो जिसमें सिर्फ कौन सी संख्याएं दिखी? अभाज्य। अब अभाज्य होने का मतलब का क्या क्या? अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या स्वयं से कटे किसी दूसरे से नहीं, जैसे 1 2 कटेगा किसी दूसरे से नहीं, 3 4 नहीं होगा, 5 7 11 के बाद 13 15 17। तो ये क्या है? हमारी अभाज्य गुणनखंड। इसी रूप में आपको उसको फैक्टर करना होता है, ठीक है ना? अब देखो, अब हम 6 का पहले करते हैं फैक्टर। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना बढ़िया है, 2 गुणे 3। अब किसका फैक्टर करते हैं? 20 का। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, 20 करना है ना? 5 कितना कर दें? 5। अब देखो 2 दूना के 4 और 4 5 20, फैक्टर हो गया। अब देखो एचसीएफ में कहानी क्या है, पहले निकालते हैं एचसीएफ। क्या लिखते हैं? एचसीएफ। लेकिन ये इसको निकालने से पहले आप इसको काम कर लीजिए ना, घात में बना लीजिए। 2 की पावर बच्चों कितना है? 1 है ना, और कुछ भी नहीं तो 1 है, इंटू 3 की पावर कितना है बच्चों? 1। इसमें कितना लिख सकते हैं इसको? कितना बढ़िया है, 2 की पावर और 5 की पावर। अब देखो एचसीएफ के लिए हम ये देखते हैं कि कौन कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना? कॉमन कौन कौन मिल रहा है? तो कॉमन देखा जाए तो 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा ना? जो कॉमन होता है उसको लिख लीजिए, 2 है। अब ये देखना है कि 2 की पावर 2 रखें कि 2 की पावर 1 रखें। एचसीएफ निकालते समय आपको कॉमन लेना पड़ता है जो दोनों में रहे, और सबसे छोटी घात लिखनी पड़ती है। तो कितना हो गया? 2 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? सही है ना? तो ये निकल गया एचसीएफ। अब का निकाल दें हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम की क्या विधि होती है जरा देखिए। इसमें क्या होता है कि एलसीएम निकालते समय घात में आप लोग बना लेंगे, घात में बना लेंगे, लेकिन इसमें आपको ये देखना होगा कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। तो बताओ बच्चों, कितनी प्रकार की इसमें संख्याएं हैं? 3 प्रकार की, 1 2 3 5। तो लिख लीजिए 2 3 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो एलसीएम निकालते समय फैक्टर करने के बाद उसको घात में बना लीजिए। देखिए कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। तो इसको देखने के बाद 3 प्रकार की संख्याएं मिली। अब इसमें क्या करना होता है? 3 प्रकार की संख्याएं मिली और सबसे मैक्सिमम घात रखते हैं। एचसीएफ में मिनिमम और एलसीएम में मैक्सिमम। तो 2 का मैक्सिमम इसमें कितनी घात है? 2। और 3 का 1 है, 5 का कितना है? 1 है। अब कर लो। तो अब इसे जब हम हल करेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 5। अब इसको कैलकुलेट करिए, 5 तिहाई और 15 चौको, ये हो गया आपका एलसीएम। ये एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया आपका? एचसीएम। समझ कैसे 2 आया? एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं गुणनखंड विधि से, कोई दिक्कत? जो अरे भैया वैसा ही निकाला गया है जो चिन्हवा खासकर करते हो तुम। कैसे 4 आएगा? वो एलसीएम निकालते हो आप। जो ऐसे करके निकालते हैं, ध्यान से समझिए, जो ऐसे करके निकालते हैं पहले तो आप 6 का फैक्टर न करते हैं। 2 तिहाई 6 और 3 एक कम। अब मैं यही बात को मैं 60 में ही पे लिख दिया, तकलीफ हो गई। अब देखो नहीं, अब यहाँ पर देखो, अब इसका भी करेंगे ना, इसका भी करेंगे तो इन दोनों का नहीं एलसीएम लिया जाएगा। किसी एक संख्या का एलसीएम निकाल पाएंगे? एचसीएफ। अगर एचसीएफ 2 संख्याओं का ही एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ 2 संख्याओं का निकाला जाता है। तो एक 6 दिया, एक 20 दिया है,
तो पहला काम क्या किए हम लोग, 6 का फैक्टर किए, 2 गुणे 3 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 20 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, टूटा। अब एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ बता रहा हूँ। आपको घात में बना लेनी है, इसको घात में बनाएंगे तो 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, सही है यहाँ तक। इसको भी घात में बनाएंगे तो क्या हम 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणे 5 की पावर 1, बात तो वही है ना, रूप बदला है। हम कह रहे हैं कि एचसीएफ की विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि में आप इसमें जो कामन मिले उसी को लिखना पड़ता है। तो एक बात बताइए, इस संख्या में और इस संख्या में कामन क्या है, तो 2 को लिख लीजिए। 2 को लिखने के बाद देखिए सबसे इस रूप में सबसे मिनिमम घात कौन है, 2 के पावर 1 2 है, 2 के पावर 1 है, तो मिनिमम घात क्या है, तो 2 का अगर 1 उस पर घात है तो इसका मतलब क्या होता है 2 ही है, तो इसका क्या हो गया यहाँ, किसमें गुणा होता है, गलत गलत इंफॉर्मेशन। आप देखो गुणा किस लिए करोगे, अगर इसी बात को अगर तुम लोग कैसे कर सकते हो, भाग विधि से करके देखो, वही आएगा, मूर्खों वाली काम होगी हमारी, लेकिन कोई बात नहीं। 6 और 20 में जो सबसे बड़ा होता है उसको कहाँ रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 6, भाग कितनी बार, 6 3 18, कितना बचा 2, अब ये क्या बन जाएगा 2 तिहाई। अब बताओ 0 हुआ, लगाओ यूक्लिड विभाजक प्रमेय का, ये क्या हो जाएगा आपका 2 एचसीएफ। नहीं समझ में आया, आ गया, चलो तो आ गया, तो इसे नोट कर लिए, चलो नहीं अब क्या कर रही थी तब से, जब निमंत्रण देंगे तब, जब भी समय मिले तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा एक प्रश्न और दे दें, लगाओगे ना, लिखो, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न एक और दे रहे हैं, इसको जरा लगाइए। तो उदाहरण 7, अब देखना संख्याएं कौन कौन है बताओ, 96 और को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए, यही है ना। तो एक काम कर लीजिए, पहले हम लोग इस 96 का क्या कर लेते हैं फैक्टर, तो 96 का फैक्टर इधर कहीं कर लें, 2 से कटेगा, 2 चौको और 2 अठे और 2 दूना के और 2 चौको 2 एक कम, 2 दूना के 2 छके 2 तिहाई, 3 एक कम, 3 दूना के अब देखो 1 2 2 2 4 1 5, तो इसको अगर हम 96 का फैक्टर करें तो लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 5 और गुणे कितना 3 की पावर 1। अब किसका पावर करें और किसका फैक्टर करें 400, तो लो 404 का कर लें हम लोग, 2 दूना के और 2 दूना के 2 एक कम 2 एक कम, अब यहाँ से हमको लग रहा है कि 101 सीधे 101 से ही कटेगा, तो 101 एक कम मतलब, हाँ लो दिमागे नहीं काम कर रहा है, 2 की पावर गुणे 100 काम तमाम हो गया इसका, इसको मिटाते हैं, आते हैं, हमें निकालना है पहले एचसीएफ। तो जो कामन मिल रहा है उसे लिख लें, कामन क्या मिल रहा है 2 ये कामन मिल रहा है ना, 2 लिख लो, और जो सबसे छोटी का तो उसे लिख लें, कितना 2, तो कितना आ गया 4, तो आ गया एचसीएफ 4। अब क्या निकालेंगे एलसीएम। तो जितनी प्रकार की संख्या है उसे लिख लें, तो कितनी प्रकार की संख्या है, तो 2 गुणे 3 गुणे 1, और सबसे मैक्सिमम घात लिखते हैं, तो 2 की सबसे मैक्सिमम घात 5, 3 की सबसे मैक्सिमम घात 101 की सबसे मैक्सिमम घात 1 है, तो मतलब 2 को 5 बार गुणा करें कितना आएगा जी 96 आ रहा है, चलो यहाँ पर हो जाएगा 96 आ रहा है, हाँ 1 2 3 4 5 है ना, 2 दूना के 4 दूना के
8 दूना के 16 दूना के ये आया है 96। चलिए ठीक है, 32 आया, 32 गुणे 3 गुणे 101, 3 दूना के 6, 3 3 के 100, 96 कम 96, 96 को 6 9 होगा, कैरी कितना होगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और फिर 96 कम 96, यही आ गया आपका। तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? देखो अगर मैं इससे कोई थोड़ा सा आसान कर दूं, इसको थोड़ा सा आसान कर दूं, देखो हम कुछ ऐसा कुछ हम रिलेशन बताएंगे, नहीं हो रहेगा जी, हम एक ऐसा रिलेशन बताएंगे कि अगर आप ये एचसीएफ निकाल ली ना तो एलसीएम आसानी से निकल जाएगा, या एलसीएम निकाल ली तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। ऐसा कुछ रिलेशन है। जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, और इसका एचसीएफ मान लीजिए दे चुका है, इन दोनों का ए और बी संख्या है, एचसीएफ इसका दे दिया है ए और बी। अगर इसका एचसीएफ दे दिया दोनों संख्याओं का तो हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखो कैसे, क्या करना, दोनों संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये रिलेशन होता है। किसी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है। विश्वास नहीं तो करके देख लो, दोनों संख्याओं के इसमें करो मल्टीप्लाई, 96 गुणे तो 96 गुणे 404 बराबर एचसीएफ कितना आया है इसका, एलसीएम कितना आया है 96। एक काम कर लीजिए गुणा कर लीजिए तो, अरे पता नहीं कितना आएगा, करके तो देखो तभी ना कॉन्फिडेंट हो गए आप लोग। 84 38 700, ये सही बात, यहाँ पर सही बात लिखे कि नहीं लिखे हैं। अब इसी का सहारा लेकर देखो कितना आसानी से निकल सकता है। अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ मालूम हो गया, एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, कि कोई भी एक मालूम हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए। मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा ए गुणे बी, अब बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत? ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे दिया है तो ए गुणे बी, अब बटे क्या लिख लेंगे एचसीएफ। क्या यह बात भेजे में गई? कोई दिक्कत? तो आप लोग अब जो सवाल करेंगे फैक्टर विधि से मत करिएगा, मैं उसका एचसीएफ बताऊंगा चाहे एलसीएम बताऊंगा, अगर एचसीएफ बता रहा हूं तो एलसीएम बता दीजिएगा, ठीक है ना, अगर एलसीएम बता रहा हूं तो एचसीएफ बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली का, क्या दिया हुआ है एचसीएफ नहीं आ रहा है, हाँ 22 338 बेवकूफ। चलो देखो हम रिलेशन याद कर लें, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर। एकदम इसको रट लो गाली जैसे। अब देखो, हाँ अब यहाँ पर देखना, दो संख्याएं कौन कौन है, 306 गुणे कितना 657। क्या एलसीएम दिया है ना, एचसीएफ दे दिया है कितना 9, तो एचसीएफ की जगह पर रखिए 9, का निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 अब बटे कितना 9। अब इसको देखिए काटिए, कट जाएगा का, किससे कटेगा भाई 9 3 27 सही है ना, कितना बचा यहाँ पर 9 चौको 36, खत्म कहानी। अब देखिए 34 गुणे 657, अगर आप सही से मल्टीप्लाई करेंगी तो 22 338 आएगा।
समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही।